We are very clear. Anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। कई गाजी आए, कई गाजी गए, तो परवाह मत करो। डोंट वरी देयर। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, ताज ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। और देखिए, पूरे देश में गुस्सा है। पुलवामा हमला जो हुआ, जिस तरह से हमारे 40 जवानों की शहादत हुई, पूरे देश में गुस्सा है। और आज ये सेना की तरफ से साफ कर दिया गया, तुम जितने गाजी भेजोगे उतने गाजी मारे जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज, ये बताया गया कि कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, सबको निपटा दिया जाएगा। अब घाटी में कोई भी बंदूक उठाएगा उसका खात्मा निश्चित है। आपको बता दें, सेना की तरफ से बाकायदा अपील की गई, कश्मीर की घाटी की तमाम माओं से अपील की गई कि अगर आपका बेटा आतंक के रास्ते पर है, तो अगर आपका बेटा आतंक के रास्ते पर है तो उसको वापस बुला लीजिए, वरना अब सेना नहीं बख्शेगी। जो बंदूक उठाएगा उसका खात्मा होगा। आपको बता दें, 100 घंटे के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है जिस सेना की दाद पूरी दुनिया देती है, जिस सेना पर हमको आपको पूरे देश को गर्व है, उस सेना ने 100 घंटे के अंदर अंदर पुलवामा हमले का बदला पूरा कर लिया और 3 आतंकवादियों को ढेर, अभी तो सिर्फ 3 को ढेर किया गया। पाकिस्तान घबरा रहा है, पाकिस्तान डर रहा है और डर का आलम यह है कि पाकिस्तान शांति के कबूतर उड़ा रहा है। आज इमरान खान जो है वो सामने आए, उनकी तरफ से बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे सबूत दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा, बातचीत करिए, कश्मीर नहीं चलिए, आतंकवाद पर बातचीत करिए। डर गया पाकिस्तान, पूरी तरह से बौखला गया पाकिस्तान। आप समझिए, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ सेना के हाथ खुले छोड़े हैं, सेना ने कुछ छोड़ा नहीं है। अभी से डर गया पाकिस्तान। ना सिर्फ डर गया बल्कि गीदड़ भपकी भी दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भारतीय सेना ने कुछ किया, समझिए इस चीज को, कितने खौफ में है, किस कदर डरा हुआ है पाकिस्तान कि अगर भारतीय सेना ने कुछ किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इमरान खान ने कहा रिटेलिएट करने की सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। तो क्या पाकिस्तान डर गया? एमएस बिट्टा से शुरू करेंगे। देखिए, हम लोग इंडिया गेट पर हैं और यहाँ पर जबरदस्त हुजूम है लोगों का, क्योंकि पूरा देश एकजुट है आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, आतंक को कुचलने को लेकर और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने को लेकर पूरा देश एकजुट है। और इसलिए आज हम सेना के साथ, सेना की शौर्य गाथा और हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के साथ पाकिस्तान को यहाँ पर लोगों के साथ जवाब देंगे। शुरुआत सबसे पहले एमएस बिट्टा साहब, मैं आप ही से कर लेता हूँ। अभी तो सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ खुले हाथ किए हैं, हाथ खुले छोड़े हैं सिर्फ सेना के, सेना ने कुछ छोड़ा नहीं है। अभी से पाकिस्तान डर गया है। जो सुबह से हम देख रहे हैं बहुत बड़े एक्शन और जोरदार एक्शन कल से हुए हैं। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, ना किसी सरकार पे है और ना किसी मंत्री के ऊपर है,
इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों? इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। मुझे एक चीज बताइए कि जब बर्फें वहां पे पड़ी हुई थी और सब पूरी सड़कें ढकी हुई थी, तो इतना बड़ा काफिला हमने क्यों भेजा? डगोटा प्लेन आता है जिसमें गाड़ियां भी जा जाती हैं और 5-6 हज़ार जवान भी जाके उतर जाते हैं। जब बराक बानी का वहां पे इनकाउंटर हुआ तो एकदम हमारी फोर्सेस गई, सीआरपी गई और वहां पे कंट्रोल किया। कल हमारे मेजर भी शहीद हुए, डीआईजी के ऊपर भी गोली लगी। कितनी बड़ी अफरा तफरी पूरे देश में फैल गई और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एकजुटता का पूरा सबूत दिया। ये चीजें जो आज हो रही हैं, ये अगर 7-8 महीने पहले होती तो आज उनकी ये हिम्मत ना होती। वक्त बड़ा कम है, या तो इलेक्शन को डिले किया जाए। कल को कौन सी विचारधारा होगी? आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला और केजरीवाल जैसे लोग किस तरीके से सब इकट्ठे हुए। लालू प्रसाद यादव का बेटा, जिनको सुरक्षा व्यवस्था की, फौज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ABC नहीं आती, क्या इनके लोगों के हाथों में हमारा देश होगा? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। जो स्टेप उठाया है ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, पर ये स्टेप कितनी देर तक? ये भी तो सोचो। आप टेम्परेरी बात ना करो, अभी ये कर दिया, आगे लंबे वर्ष तक यही अगर स्टेप रहा तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमारे बहनों के सुहाग उजड़ते रहेंगे, बच्चे यतीम होते रहेंगे और नवजोत सिद्धू जैसे लोग, हिंदुस्तान का हम नमक खाते हैं। इस मातृभूमि के अंदर हमने जन्म लिया है और इस मातृभूमि के साथ हम धोखा करते हैं। कितना बड़ा सवाल है। और पंजाब की सरकार, उनकी Z+ सुरक्षा, एक सुरक्षा हटाई जाती है उन आतंकवादियों की जो बेगुनाहों को पालते हैं, उनका कत्लेआम कराते हैं, उनको फंड देते हैं। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान के ISI के चीफ, हमारे जवानों का कातिल, और उनके ISI के लोगों को जफ्फी डालते हैं और जब वापस आते हैं तो Z+ सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा जाता है। ये छोटे पॉइंट नहीं है, ये टेम्परेरी बात ना हम आएंगे बोल के चले जाएंगे। मुद्दों पे आइए। किन अधिकारियों ने नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा को रिकमेंड किया कि इसको Z+ दो? वाई? वहाँ खालिस्तानियों के साथ मीटिंग, वहाँ खालिस्तानियों के साथ फोटो, वहाँ ISI के चीफ के साथ जप्पी, वहाँ इमरान खान उनका दोस्त, और Z+ सुरक्षा। वाई? ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ, देश के साथ मजाक नहीं है। ये छोटे छोटे मुद्दों पे हमें आना है। मतलब आप बिट्टा साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम बाहरी दुश्मन से निपट लेंगे, पहले घर के जो गद्दार हैं, जो आस्तीन के सांप है ना। पुराना बहुत बड़ा कवि प्रदीप जी का गाना लिखा हुआ था भगत सिंह जी के टाइम पे, महात्मा, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों। ये छुपे हुए गद्दार जो है ना अमित मालवीय, तो मैं आप ही से पूछूंगा, बाहर के दुश्मनों से तो सेना निपट लेगी, अच्छे से निपटा दिए और 3 निपटा दिए हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब मिल जाएगा। ये अंदर के दुश्मनों को तो आप ही निपटाएंगे ना सर? देखिए, जैसा बिट्टा जी ने कहा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसके बाद सत्ता किनके हाथों में जाएगी, और आज ये देश देख रहा है कि कौन कौन वो मौका परस्त लोग हैं जो पाकिस्तान की विचारधारा के साथ खड़े हैं, उनकी भाषा में बोल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बाहर आते हैं और कहते हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उसी दिन उनके पार्टी के रणदीप सुरजेवाला आते हैं और सरकार पे निशाना साधते हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, एक ही बात कह रहे हैं, एक ही लय में कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक आपने क्या किया सर? मैं बताऊं, अभी मेरी बात सुनिए ना। हम लोगों को गुस्सा इसलिए आता है, जितने लोग मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए वो मुझे बार बार कमल हासन कर रहे हैं। कमल हासन की हिम्मत देखिए, वो कह रहा है कश्मीर में जनमत संग्रह कराइए। ये लोग खुले कैसे घूमते हैं गद्दार? ये देखिए, आपने क्या किया ये बताइए ना अमित। कमल हासन तो तमिलनाडु में बैठ के इस तरह के भाषण दे सकते हैं। हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, कांग्रेस ने सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कह दिया। ये तमाम चीजें हमारे देश में हुई हैं, और सच ये है कि ये लोग इस देश को नासूर की तरह कमजोर कर रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए पाकिस्तान के सुर में सुर मिला। बिट्टा साहब, इनकी हिम्मत कैसे होती है इतनी? देश में रहकर देश को गाली देना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, इनकी हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की? हिम्मत हम खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी हिम्मत बढ़ाता है। जब हिंदुस्तान की धरती पे OBC ABC, कोई हैदराबाद का नाम भी नहीं लेना उसका, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और 20-20 दिन, एक महीना उसकी डिबेट चलती रहती है।
बड़े बड़े चैनलों में बिठा करके उनको दिखाया जाता है, पर जब जवान शहीद हो जाते हैं 15 दिन के बाद ना तो चैनल जाते हैं, ना पब्लिक जाती है, ना हम पॉलिटिशियन उनके घर में जाते पूछने के लिए। कल जब शहादत आती है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, ये सिर्फ 15 दिन तक जनाब नाम रहता, उसके बाद कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो अपनी जिम्मेदारी उठाए, मैं आपको नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी उठाए कि ऐसे लोग जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बार बार क्यों दिखाया जाता है। हिम्मत कैसे, हिम्मत इनकी इन्हीं चीजों से बढ़ती है, वोट बैंक के कारण बढ़ती है। ये हिंदुस्तान पब्लिसिटी के लिए देश विरोध नहीं, मतलब पब्लिसिटी के लिए देश विरोध। बिल्कुल। आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कल फिर कहता है मैं अपने बयान पे कायम हूँ। एक बात याद रखिए, यहाँ जाके कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान के अंदर, पहली बात तो ऐसी घटना ना हो, जब हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना होगी, सबसे पहले हिंदुस्तान की आम जनता का निशाना नवजोत सिंह सिद्धू होगा। इमरान खान ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ ले, मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोला तू पाकिस्तान चले जा, मैंने नहीं बोला। और कहती होंगी पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं कहता, पर नवजोत सिंह सिद्धू का जरूर आज के दिन मैं कहूंगा भैया तेरी जगह वहां है तो तू वहां चले। आज इमरान खान बिल से निकले हैं। आज सेना की धमकी, सेना का जो अल्टीमेटम था कि अब हर आतंकी को निपटाया जाएगा, बंदूक छोड़ दो या तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद इमरान खान बिल से निकले हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बिल से निकलेंगे। जिस इमरान खान को मेरा यार जीवे कह रहे थे, वो इमरान खान आज भारत को धमकी दे रहा है, वो गीदड़ भपकी दे रहा है कि मैं रिटेलिएट करूंगा। अब कहां है नवजोत सिंह सिद्धू? वो चिट्ठी लिख रहे हैं, आपको मालूम नहीं शायद, माय डियर फ्रेंड। अभी उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी लिखूंगा अपने दोस्त को, अभी भी वो कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड इमरान खान। ये है हकीकत। बिट्टा साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, वन मैन आर्मी है, आतंकवाद के खिलाफ प्रतीक है बिट्टा साहब, कोई सेना के सैनिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी और इनका गुस्सा, इनका दुख, इनका आक्रोश, पूरा देश उसमें साथ होना चाहिए। अकेले आदमी ने लड़ी इतनी लड़ाई, यहाँ पूरा और मैं कहता हूँ आमतौर पे जो टेलीविजन चैनलों के बीच में अंदर बैठ करके कहते हैं ना वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आकर के कहे, इंडिया गेट पे आकर के कहे ना कविता कृष्णन या प्रशांत भूषण यहाँ पे आकर के भाषण देना, उनकी हिंदुस्तान की जनता क्या हालत करेगी इसका अंदाजा लगा लीजिए। और आप ये कह रहे हैं ना कि ये इतनी देर से क्यों रहा, कमल हासन खुला क्यों छूट रहा है, या तो आप कमल हासन की बात कर रहे हैं या तो संदीप दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो अभी इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़ चुका है, संविधान की शपथ ली थी। और आर्मी चीफ को, सर्विंग आर्मी चीफ को कोई आदमी, इस देश का नागरिक सड़क छाप गुंडा कहे, हैरत की बात है। और ये जनता चुप खड़ी रहे, सैनिक चुप खड़े रहे। कोई और देश होता तो पता नहीं क्या हाल करता। कुलकर्णी साहब, ये हिम्मत बढ़ाता है, ये इसलिए। क्या कहा नूर बानो ने, क्या कहा जो हमारी कांग्रेस की एमपी, उसने क्या कहा कि ये तो फौज की गलतियों, आर्मी की गलतियों से हुआ है। वोट बैंक की खातर हम कुछ भी बोल दें, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हिंदुस्तान के हैं, इसका नमक खाते हैं। हम वोट बैंक की खातर, हम कुर्सी की खातर, हम जीतने की इलेक्शन की खातर माहौल। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, मैं एक बार फिर से अमित आपके, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, तो कोई डिबेट थोड़ी सी पॉलिटिकल होगी। अमित मालविया, देश विरोध वोट दिलाता है, मतलब ये तो हैरानगी वाली चीज है कि कोई देश के खिलाफ बोलेगा वोट मिलेगा। बिल्कुल कैसे, मुझे बताइए। नहीं, मेरी बात सुन, अब ओबीसी एबीसी नाम लेना भी माई शर्म आती है, उसके ऊपर क्या कहूँ। जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं, वोट बैंक, कैसा वोट बैंक? मैं एक सरदार हूँ, मैं सरदार ऊपर, पहले मैं क्या कहता हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। भारत माँ में पैदा हुआ और जब बम्बो गोलियों से जाऊंगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोबारा मेरी बम्बो गोलियों से मौत आए, आखिरी वक्त जितना देना वंदे मातरम करता तेरे चरणों में चले जाऊं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, ये लोग, इनको पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, पर ज्ञान है ही नहीं। आज नहीं तो कल इस धरती पे हमने मिट्टी में समाना है। ये सबसे बड़ी समस्या इनके मनों में यही है। नवजोत सिंह सिद्धू में मैं तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कोई और है, मैं तो हिंदुस्तान का। कौन बनाएगा उनको? मुझे एक बात बताइए अमित, एक मिनट, नहीं, मैं इस चीज, नहीं, एक मिनट, अवनीश जी, देखिए हम लोग यहाँ पर है ना, मैं एक चीज कहता हूँ, एक मिनट अवनीश जी, मेरी बात सुनिए आप। मैं एक चीज कहता हूँ, जो सेना को गाली देगा, जो पाक परस्त राजनीति करेगा, उसको जनता वोट कैसे देगी? देखिए, बहुत दशकों से हमारे देश की राजनीति ऐसी रही है कि हमारे देश के अस्तित्व को कमज़ोर करने का काम किया गया है। इस देश की जो भी मूल आस्थाएं रही हैं उनका मजाक उड़ाया गया, हमारी शिक्षा प्रणाली को बदला गया, उसको कमज़ोर किया गया। कहीं ना कहीं हम पर मानसिक प्रहार पिछले 10 दशकों में इस देश में किया गया है। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उनकी गुलामी की जो
उन्होंने मंशा इस देश में मैं पूछ रहा हूँ देश विरोध वोट कैसे दिलाता? अगर दिलाता है तो वोटर को गाली है। मैं बताता हूँ, ये तो वोटर को गाली है ना। आप एक बात बताइए, 1962 में इस देश की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान के फौजियों को हम रक्तदान नहीं करेंगे, और 30 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया कि नहीं किया? प्रमाण है कि नहीं आपके पास? आपके सामने प्रमाण है। आज जरा से कोई कहता अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी है। आप मेरी देशभक्ति का टेस्ट लोगे? मैं देशभक्त हूं, वंदे मातरम का विरोध करूंगा, भारत माता की जय नारे नहीं लगाऊंगा, राष्ट्रगान पे नहीं खड़ा होऊंगा, और इस पर सवाल करेंगे तो फिर ये कहेंगे। तो फिर एक चीज बताइए ना, एक मिनट, अशोक सज्जनर, फिर ऐसे में इमरान खान को प्रेस मतलब ये सामने आकर बयान देने की क्या जरूरत है? उसको रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं, घर में इतने पाकिस्तान बैठे कर लेंगे रिटेलिएट। इनसे तो पहले निपट ले, फिर तो पाकिस्तान इसलिए हंसता है, खुश होता है ना कि मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे बहुत लोग हैं आपके घर में। देखिए बात ऐसी है, दोनों पहलुओं को हमको साथ जूझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो आप पाकिस्तान को छोड़ दें और यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर छोड़ दें और पाकिस्तान से करें, दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान इस समय मेरे विचार से बहुत घबरा गया है, क्योंकि जो उसने सुना है यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से, जो प्रधानमंत्री के जो बयान आए हैं, उनको ये मालूम चल गया है पाकिस्तान को इस समय जो ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलने वाला है। इसके बाद बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। हमने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाएंगे, और इसका पूरा असर पाकिस्तान को इसका भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए इमरान खान सामने आए हैं ये कहने जो हम में दम है, और वो नर्वस हो गए हैं। ये उनकी नर्वसनेस बताती है जो वो इसमें घबरा गए हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और मेरे विचार से हमारी तरफ से जो बयान हुए हैं, और अब तो कार्रवाई होनी चाहिए बयानों से, मेरे विचार से ये जो देश वो तो पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। अब सबूत देने का समय है या सर्जरी करने का समय? सबूत या सर्जरी? सर्जरी का समय है, सबूत देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम सबको पता है, उनको भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि जैश ए मोहम्मद उन्हीं के यहाँ बैठा हुआ है, मौलाना मसूद अजहर उन्हीं के यहाँ बैठा हुआ है। जो कमांडर मारा गया वो जैश ए मोहम्मद का है, वो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। जिसने बारूद के लिए गाड़ी तैयार करी वो भी जैश ए मोहम्मद का आदमी है, हमारा आदमी नहीं है। जो लड़का जिसने गाड़ी चलाई उसकी भी ट्रेनिंग वहाँ पर हुई थी। ये सारी चीज़ें मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। अब दूसरी चीज़ आप ये समझिए, जैश ए मोहम्मद ने ये क्लेम करा कि ये हमला मैंने करा, और इसके बाद में ये पूरे पाकिस्तानी मीडिया में घूम रहा है, पूरे पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर घूम रहा है। किसी ने भी अभी तक उसको डिसोन नहीं किया। अगर डिसोन नहीं किया तो इसका मतलब वो सच है। अगर किसी को भी डाउट था कि नहीं ये हमने नहीं करा, पाकिस्तान ने नहीं करा, तो अभी तक डिसोन कर दिया होता, लेकिन उसने डिसोन किसी ने भी नहीं। सबूत किस चीज के? मैं तो, क्योंकि मसूद अजहर खुद कह रहा है कि हाँ मैंने अटैक किया, जैश ए मोहम्मद खुद कह रहा है कि मैंने अटैक किया, फिर किस चीज के सबूत? मसूद अजहर आपके घर में बैठा है, किस लिए सबूत चाहिए? कोई सबूत की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं हमने किया है। तो फिर जैसे ये बता रहे थे तो सबूत किस लिए देना है? सबूत क्यों देना है? मैं तो सीआरपी से हूँ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारे 40 आदमी मर गए, हम बड़े परेशान हैं इस बात से। शहीद हुए। शहीद नहीं है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ, वही मैं उसी बात पे आऊँगा। शहीद नहीं है वो कोई, यही तो प्रॉब्लम है इस कंट्री की। अब ये हर चीज़ को पॉलिटिकल बना, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इस इशू को पॉलिटिकल ना बनाएं, और ना ही हम बनाना चाहते इसको पॉलिटिकल। लेकिन असलियत ये है कि ये शहीद नहीं कहलाते कोई भी, जितने पैरामिलिट्री के लोग हैं ये कोई शहीद नहीं कहलाते। गवर्नमेंट ने कल भी सैटरडे के अंडर हाई कोर्ट दिल्ली में एफिडेविट दिया है कि हम इनको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, ये मरे हुए कहलाते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। अमित मालवीय जी, देखिए, जहाँ तक सरकार का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सवाल है, सरकार उस पर विचार कर रही है, मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने सेना के लिए बहुत सारे कदम उठाए, इसलिए ये कहना कि सरकार अपने सैनिकों का, अपने सेनानियों का ख्याल नहीं रख रही है, ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जो हुआ, और आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के वजीर आजम ने आकर एक टेलीवाइज्ड एड्रेस किया, वो तो एडिटेड पूरा वीडियो था, वो तो बाजवा की स्क्रिप्ट थी, आईएसआई ने एडिट करा है। वो सवाल ये उठता है कि आज भारत की सैन्य शक्ति को देख के और भारत के प्रधानमंत्री का जो रिजॉल्व है कि पुलवामा करने वालों को उचित जवाब दिया जाएगा, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। किस बात का प्रूफ? 26/11 के बाद भी यूपीए की सरकार ने बहुत सारे डॉसियर भेजे, कुछ नहीं हुआ।
पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जैसे 100 घंटे के अंदर जैश की पूरी लीडरशिप को वैली में साफ कर दिया गया, इसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर से ये कहा है कि जिन लोगों ने पुलवामा को अंजाम दिया है, चाहे वो खुद करने वाले हों चाहे करवाने वाले हों, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुलकर्णी साहब, सबूत या सर्जरी? टोटल सर्जरी। अब वक्त आ गया है, अब कोई नहीं, इट शुड मस्ट बी हिट हार्ड, फास्ट एंड वेरी वेरी हार्ड। अब क्या हो गया है कि आतंकवाद का प्रतिबिंदु पाकिस्तान है, सारी डोर रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान है, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान और ISI का बनाया हुआ एक पूरा सिलसिला है। जो जनरल ज़ियाउल हक का जो कहना है कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसमें से ये एक कट का एक नमूना है। इसको जब तक हम लोग नहीं करेंगे, और ये बहुत बढ़िया मौका मिला है, इससे और ज्यादा मौका कब मिलेगा? अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं ना बिट्टा साहब। या तो पाकिस्तान 4 टुकड़े करवाना चाहता है, 71 में 2 टुकड़े हो गए और अभी भी पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। एक बात तो मैं स्पष्ट कहूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ना मैं नरेंद्र मोदी जी को मिला हूँ, ना कभी मिलने की इच्छा है। एक बात तो देखो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे विचारधारा मतभेद कई चीज़ों पे हो सकते हैं, छिकवे गिले हो सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। उनके बराबर का मुझे आतंकवाद के खिलाफ ऐसे जवाब देने वाला, क्रोधित गुस्से वाला मैंने नहीं देखा है। एक मेरी बात सुनिए, वो यहाँ आके हमला कर जाते हैं। क्या ऐसे माहौल के अंदर हम 200 ऐसे लोग तैयार करके, मैं सच्ची बताऊं, मेरा जितना क्रोध गुस्सा आता है, मेरी अगर बम्बों से टांगें खराब ना होती और मेरे सिर पे पगड़ी ना होती और मूछें मेरी खड़ी ना होती, भगवान की कसम मरना तो मैंने है बम्बों गोलियों से, 14 बार बचा हूं, मैं जरूर ISI का कैंप उड़ा के आता। वहाँ लोग भेजे, 150 लोग भेजे, इतना कुछ कर रहे हैं अपने जवान, रोज सीधे जाके जो हाफिज वगैरह इनको ठोक के वहीं आ जाए, कितनी सुरक्षा इनके पास होगी? 2-4 अपने चले जाएंगे, 50-100 उनके मार देंगे, वहाँ पे जाकर ठोक के खत्म करें। जवाब तो ऐसे देना पड़ेगा। ये गोलियां, ये बम, ये रॉकेट लॉन्चर, ये प्लेन, ये बड़े खरीदे गए, क्या इंडिया गेट में दिखाने के लिए लाते हैं हर साल? हम ये काम करें ना, 150 मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलिए अगर मैं जाने के लिए। और आपको बता दें एक चीज अभी जो मुझे अपडेट मिल रहा है, जो इमरान खान की तरफ से जो गीदड़ भभकी दी गई है, जो कहा गया इमरान खान की तरफ से कि अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। इस पर भारत सरकार का जो बयान आया है उसमें कहा गया कि 48 का भारत नहीं, 2019 का भारत है। ये जवाब दिया गया कि भारत 2019 का है। ये उसको पता नहीं है आज का भारत किसका भारत है। आज का भारत वो नहीं है जो चुप करके बैठेगा, वो उनके सिर काट के लाए जाएंगे और अगले दिन उनको मुशर्रफ को कहेंगे तुम आ जा, और तुम फलाने को कहेंगे नवाज शरीफ तुम आ जा। आज वो भारत नहीं है, आज का भारत ये है। पर आप अभी कह रहे थे इमरान खान के बारे में, इमरान खान भाग गया, इमरान खान ने कबूतर छोड़ दिया। अब देख लिया, इन बदमाशों का बिल्कुल विश्वास करना छोड़े। जब इन पे विश्वास करते हैं, वो शांति का ड्रामा है। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो शांति चाहता हूँ, वो तो शांति दूत है ना, मेरा यार जीवे इमरान। नरेंद्र मोदी जी गए पाकिस्तान, हम भी गुस्से में थे, पर उन्होंने दुनिया को ये बताया, मेरे विचार अलग है, लोगों के विचार अलग है, दुनिया को ये बताया कि हम शांति चाहते हैं, हम तुम्हारे देश में भी शांति चाहते हैं, अपने देश में भी शांति चाहते हैं। क्या हुआ? पाकिस्तान और दीनानगर की घटना हुई, उसके बाद गोली का जवाब, अभी तक गोली चल रहा है, उसके बाद कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरे विचार बिल्कुल आजाद। अशोक सज्जनार जी, मुझे एक चीज बताइए, फिर आप तो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बार बार पाकिस्तान ये शांति का ड्रामा क्यों करता है? ये बार बार कि मैं शांति चाहता हूं, आप डोजर दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा, बातचीत होनी चाहिए, मतलब आतंकी भेजकर शांति पाठ करेगा पाकिस्तान। दो चीज है इसमें, एक तो जो पाकिस्तान एकदम इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समूह से एकदम अलग थलग कर दिया है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में जो यहाँ से मुहिम चलाई गई है, उससे पाकिस्तान एकदम अलग थलग हो गया है। और इसीलिए पूरी दुनिया को बताने के लिए जो हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, एक तो वो ये बात करना चाहता है। दूसरी बात है उसकी जो आतंकी भेजकर कैसी शांति? एक तरफ तो आतंक एक्सपोर्ट कर रहा कश्मीर के अंदर, पर देखिए वो तो फुल डिनायल में है। वो तो कहते हैं हमने भेजा ही नहीं है, ना अभी भेजा है, ना 26/11 को भेजा था, ना पठानकोट में भेजा है, ना उरी में भेजा है। हमने तो कभी आतंकवाद को फिर भी एक मिनट अमित, फिर भी डोजियर भेजेगी ना सरकार? ये तो हमें पता लगा कि आप लोग डोजियर तो भेजेंगे, फिर भी देखिए पाकिस्तान तो डिनायल मोड में है। ऐसा है अमन जी,
एक होता है डिप्लोमेटिक नाइसेसिटीज, उसके अंतर्गत सरकार को जो करना है सरकार वो पूरी कार्रवाई करेगी। आपने देखा कैसे अनेक विदेशी देशों ने सरकार में भारत के पक्ष में खड़े होकर पुरजोर इसका विरोध किया, लेकिन क्या बात वहीं तक खत्म हो जाएगी? नहीं। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने पिछले 5 सालों में इस देश की ज़मीन पे जितने भी आतंकी हमले हुए उसका पुरजोर जवाब दिया, चाहे वो पुलवामा की घटना हो और जैश के टेररिस्टों की सफाया हो, या फिर उरी हो, या उससे पहले अरुणाचल में जो स्ट्राइक हुआ वो हो। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा देश ऐसी घटनाओं का जवाब कैसे दे और आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए क्या करें। पिछले 5 सालों में जितनी घटनाएं में जो कमी हुई है, चाहे वो वादी में हो चाहे बाहर हो, इसी की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसी की वजह से आतंकी जो संगठन है वो घबराए हुए हैं, इसीलिए वो इस प्रकार की घटनाओं को। डोजियर तो फिर भी आप दे रहे हैं। देखिए, डोसियर देना 2 तरीके से होता है। किसको? आतंकी को बताएंगे आप? आतंकिस्तान आतंकी को डोजियर देंगे कि आपने आतंकवाद फैलाया? मैंने ऐसा कहा ना, सरकार ने ऐसा कहा। आज सरकार का स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ के सुनाया कि सरकार ने कहा ये 2019 का भारत है। ये जो मानसिक परिवर्तन हमारे देश में आया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल के अलावा हिंदुस्तान अब ऐसा एक देश हुआ है जो अपने सैनिकों की जान का बदला कहीं भी जाकर ले सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये मैसेज तो गया कुलकर्णी साहब मेरे ख्याल से। मैं एक बात कहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन 24 घंटे के अंदर दुनिया भर के 25 देशों के राजनयिकों से हिंदुस्तान के अधिकारी मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार किया। अब डोजियर की बात नहीं है, डोजियर देना होगा तो देंगे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कितने सही हैं वो बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान तो वो देश है जो अपने मरे हुए सैनिकों की बॉडी तक नहीं मानता। कारगिल में उसने कहा हमने किया ही नहीं। यहाँ तक उस पाकिस्तान की क्या बात करें। आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो हाल हुआ पाकिस्तान का, उसकी अगर जानकारी हो आपको, जिस तरीके से एम्बेरस हुआ है वहाँ पर, उसके वकील ने आज बात करने से मना कर दिया, स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, जबरदस्ती देना पड़ा उसको। हालत ये हो गई पाकिस्तान हिंदुस्तान के भीतर बैठे गद्दारों के सहारे लड़ता रहा आज तक, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आइसोलेशन हुआ उसका, जो भारत ने अब तक नहीं किया था, आज पाकिस्तान जो है उस वजह से परेशान। आइसोलेशन से बदला थोड़ी ना पूरा होगा कुलकर्णी साहब। आइसोलेट आप पाकिस्तान को, वैसे ही पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर तमाम देशों के सामने है। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल आइसोलेशन जरूरी है, वो हम कर रहे हैं, बट पाकिस्तान जो है वो इट यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट इज इंडिया सेंट्रिक। हिंदुस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, और जिस तरीके से अब इस हादसे के बाद 1.3 बिलियन पीपल आर यूनाइटेड, इट इटसेल्फ इज अ डेटरेंस। हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। आप देखेंगे कि क्यों इमरान खान बाहर आकर के बोल रहा है कि भाई कश्मीर को छोड़ो, मैं पहले आतंकवाद। अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट चेंज था। मतलब ये बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान डर गया है। इमरान खान की हालत खराब है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, कि पहली बार पाकिस्तान ये कह रहा है, अशोक सज्जनार जी, कि कश्मीर छोड़िए, मैं आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अभी तो 3 आतंकी मारे, तो ये हाल है ना। मैं तो बार बार कह रहा था, ये पुलवामा ऑपरेशन झांकी है, कराची और लाहौर अभी बाकी है, यही है ना। देखिए, ये चारों तरफ से जब पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, क्योंकि ये आप समझिए अभी वहां पर सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, जो भी उनकी डिक्लेरेशन आई हो, परंतु अंदरूनी तौर से हमारे रिश्ते, हमारे संबंध सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। तो यकीनन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने जो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उनको इमरान खान को जरूर कहा होगा जो आपको आतंकवाद पर आपको रोक लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अंकुश करना पड़ेगा। दूसरा है, देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर वहां पर भी उसकी मिट्टी पलीद हो जाती है, ग्रे लिस्टिंग से उसको ब्लैक लिस्टिंग में, तो एकदम चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सभी वहां से निकल जाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, उसके पास पैसा ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेवलपमेंट है, जो मेरे को बताना बहुत जरूरी है, वीडियो एक तरीके से एक जारी किया गया, ये एडिटेड वीडियो था। आपको याद करिए, आप कुलभूषण जाधव का वीडियो आया था, किस तरह से पाकिस्तानी सेना ISI ने बंधक बनाकर कुलभूषण जाधव का एक वीडियो जारी कराया, जो उगलवाना चाहा वो उगलवाया। ठीक उसी तरह से आज इमरान खान का भी एक तरीके से, वो भी पाकिस्तान के बंधक ही हैं, पाकिस्तानी सेना और ISI के बंधक हैं, और कुलभूषण जाधव से बेहतर स्थिति उनकी है नहीं। ठीक वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी बाजवा की पड़ी
लिखी स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी, आईएसआई ने एडिट किया और वीडियो सामने रख दिया गया। ये भाषा, ये जुबान जरूर मेरे ख्याल से इमरान खान की है, लेकिन शब्द जो हैं ये बाजवा और आईएसआई के हैं, सेना के हैं। बिल्कुल, इमरान खान जो है वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें, हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स अभी तक दी हैं, फौज को खुली छूट दी है, ये स्टेटमेंट दी है। ये तो नहीं बोला हम अटैक करेंगे, सारे ऑप्शन टेबल पर हैं, यही बोला है। अभी वो खुद बोल रहा है अगर भारत अटैक करेगा। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है अब बातचीत का समय निकल गया है। ये प्रधानमंत्री के शब्द है, बातचीत का समय निकल गया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये हिसाब किताब होगा। सही बात है, सही बात है, लेकिन उसने अपने मुंह से ये बोलना शुरू किया जब कि अगर अटैक करोगे तो, इसका मतलब वो इतना घबराया हुआ है कि उसने मान लिया कि अरे मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। तो एक घबराया हुआ देश इसी से नजर आता है। वो ये भी कह रहा है, वो कह रहा है कि इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब जंग को शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि पता अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान तो अभी गधे बेच रहा है, उसके पास है क्या जंग लड़ने के लिए, एक बात। दूसरी बात ये है, मुझे इस बात का ताज्जुब आता है, मुझे कभी समझ नहीं आया, मैं श्रीनगर में भी रहा हूँ और मैंने वहाँ हुर्रियत को भी देखा है, हम उनको गार्ड में रखते हैं। हमारे देश के लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो मर्जी हो कहते हैं, फिर हमारी पॉलिटिकल विल कहाँ चली गई? हम दूसरों को तो 50 बुराई देते रहे, लेकिन हम क्यों नहीं अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं? हाँ, तो उसके क्यों नहीं हम एक्शन लेते हैं उनको? ओवैसी कुछ बोलेगा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भाई भारत माता जानते हो तुम क्या है भारत माता? ये भारत माता की जनता जो है यही भारत माता है। तो हम ऐसे लोगों को क्यों पनपने देते हैं जिसके सर पर टेररिस्ट अपना सिर उठाते हैं? असली बात यह है कि हमारे ही जो अंदर लोग हैं वही इनको पनपाते हैं, इनको नहीं पनपने देना चाहिए और उनके खिलाफ। मतलब आप कह रहे हैं जो आस्तीन के सांप है। पहले एक छोटा सा बात, मुझे आज 40 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जिन्होंने सीआरपीएफ पे हल्ला बोल का नारा लगाया था? उन्होंने भड़काया था उस जैश-ए मोहम्मद को, कहा था कि अंदर से हम हैं, वहां तुम मारो, यहाँ नारे हम लगाएंगे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। अरविंद केजरीवाल ने आज तक कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर करने की इजाजत नहीं दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं राजनीतिकरण मत करो। अरे आदेश जो है वो राजनीतिक होता है, निर्णय राजनीतिक होता है, तो राजनीति कैसे नहीं होगी? इन आतंकवादियों ने, मैं एक और चीज, आज अगर कोई और राजनीतिक नेता होता तो शायद कन्हैया कुमार और उमर खालिद जेल के अंदर होता। मेरे ख्याल से एक चीज को समझना चाहिए, आप ये समझिए, मकबूल भट्ट आतंकवादी, मैं बार बार कहूंगा, कुछ लोगों को दर्द हो रहा होगा ये सुनकर, आतंकवादी मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध जेएनयू में किया गया था और मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर ही आतंकवादी हमला किया गया। सोच बहुत खतरनाक है अमित, ये वही सोच है ना जो जेएनयू में पनप रही थी। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध हो रहा था और अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी के बरसी पर ही 40 जवानों की शहादत हुई है। तो खतरा अंदर से ज्यादा बड़ा मेरे ख्याल से। बिल्कुल है। और जब हमारी सरकार आने के बाद ये जो जेएनयू जैसे एपिसोड हुए या जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या टिस की यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के जो नारे लगते थे, कहीं ना कहीं जो हमारी एकेडमिया है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें इस तरीके के लोग हैं जो इस प्रकार के स्टूडेंट्स को भड़काते हैं और बाद में उसी पॉलिटिकल नैरेटिव में उनको फीड। आपने किया क्या अमित? मुझे एक चीज बताइए, मैं बार बार जब ऐसे बोलता हूं ना, मेरे से हर कोई ट्विटर पर, अभी मैं ट्विटर खोलूंगा 10 सवाल होगा, किया क्या? 3 साल लग गए चार्जशीट दायर करने में। आपने क्या मैसेज दिया? किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए देश के खिलाफ बोलने की। वो अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानते, मकबूल भट्ट को आतंकी नहीं मानते, वंदे मातरम भारत माता की तरह तो छोड़ दीजिए सर। वो तो सेना को गाली देते हैं, गुलाम नबी आजाद कहते हैं सेना सिविलियंस को मार रही है, सैफुद्दीन सोज कहते हैं कश्मीरी आजादी चाहते हैं। देखिए, 2 दुश्मन हैं, एक जो देश से बाहर है, उसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि रिवेंज इज अ डिश सर्व्ड बेस्ट कोल्ड। जब उरी में घटना हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन हमने जाके चढ़ाई कर दी, उस पर सोच विचार हुआ और बिल्कुल प्रिसिशन सर्जिकल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान को या बाहर के जो भी आक्रांता है उनको तो हम निपट लेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आस्तीन के सांपों पर करिए ना सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो सुरक्षा वापस लेने से क्या जेल में ठूसी है? ये जितने अलगाववादी हैं ये पाकिस्तान के पिट्ठू है ना, है या नहीं? अमन जी देखिए, ये जो अंदरूनी लड़ाई है जिनको आप आस्तीन का सांप कह रहे हैं, इनमें से कुछ लोग तो इस देश के बड़े राजनेता रहे हैं, उनके परिवारों ने 4-4 पीढ़ियां इस देश पे राज किया है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये धीरे धीरे जाते जाते जाएगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है आज इंफॉर्मेशन युग में, सोशल मीडिया आने की वजह से, कि ये लोग बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं और आज हमें इनकी असलियत, इनकी सच्चाई बिल्कुल पता चल गई है। इससे पहले ये लोग भाषण देते थे, ये लोग सेमिनार्स में जाते थे और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता
पता था कि ये लोग कौन है। ये देखिए, ये आप इस तरफ देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडिया गेट पर है और लोगों में गुस्सा इस कदर है। कैंडल मार्च देखिए निकाला जा रहा है यहाँ पर। ये लाइव प्रोग्राम हम यहाँ पर कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके का आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। लोगों का वाकई खून खौल रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत में घुसकर 40 जवानों को, पाकिस्तान में जो साजिश रची गई और आतंकवादियों ने 40 जवानों को जो उनकी जो शहादत की है। मेरे ख्याल से ये जो अशोक सज्जनार कैंडल जलाई जा रही है, मेरे को बार बार इस चीज को लेकर आता, कैंडल जलाने से बदला थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। ये श्रद्धांजलि दी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान को औकात दिखानी पड़ेगी ना बॉर्डर पर। बिल्कुल। देखिए, आप जो भी बात कर रहे हैं अमन, जो ये आप डिप्लोमेटिक मूव्स कर रहे हैं, आप FATF जा रहे हैं, आप MFN विड्रॉ कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है, इनका होना जरूरी है। पर इसके आगे, इसके ऊपर कुछ और एक्शन, कुछ और कदम भी जरूरी है। और मेरे विचार से सरकार और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और अपनी मिलिट्री लीडरशिप वो जरूर लेगी और ये स्टेप्स लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश की जनता चाहती है, देश की जनता संतुष्ट नहीं होगी केवल ये आप MFN विड्रॉ करने से या ऐसी छोटी मोटी चीजों को करने से। गाजी को आपने मार गिराया, बड़ी अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट सेटलिंग अकाउंट्स कंप्लीटली। अगर आपको सेटल करना है अकाउंट, जो जनता चाहती है, जो देश चाहता है, आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जो मिलिटरीली ठोस हो। ठीक है, तैश में आकर मत करिए कुछ भी, बिल्कुल अच्छी प्लानिंग करके, सोच समझ कर। से अब तो ये सेना ने साफ कर दिया कि जितने गाजी भेजोगे उतने गाजी मारे जाएंगे। ये सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी उसमें पूरी तरह से साफ कर दिया गया। लेकिन साथ ही ये भी सेना की तरफ से बताया गया कि अब कोई बंदूक अगर घाटी में उठाएगा तो फिर उसका वही हाल होगा जो 3 आतंकवादियों का हुआ। और साथ ही सेना की तरफ से यह भी अपील की गई है बार बार, क्योंकि बार बार सेना की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए जाते हैं। मुझे आप लोग एक मिनट, आप लोग इंडिया गेट पर आए हैं, आप लोग इंडिया गेट पर आए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इलाज क्या है पाकिस्तान का? क्योंकि पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है, वो कह रहा है मैं रिटेलिएट करूंगा अगर हमला करेगा तो। बार बार पाकिस्तान ने हमला किया हम पर, और यहाँ की जो सरकार है और बार बार ये कह रही है कि हम बदला लेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये बताना और कहना चाहता हूँ कि ये मौका अब इंतजार करने का नहीं है, बदला लेने का मौका है। कितनी बार हमारे सैनिक मारे जाएंगे, अगर हमें मरना है, हमारे भाइयों ने मरना है तो हम लड़ाई करके मरेंगे, ठीक है, और उनको बता देंगे उनकी औकात कितनी है। आज पाकिस्तान सबूत मांग रहा है, आज इमरान खान कह रहे सबूत दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। शांति का ड्रामा चल रहा है। नहीं, सबूत कहाँ से लाएंगे? सबूत लाने का सवाल नहीं है, डायरेक्ट ठोकने का है आप। और ठोकने के लिए 56 इंची का जो चाहता है उसको अब मौका है ये दिखाने का। अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो उन्होंने जो 56 इंच का जो बारे में बात किया था वो झूठ है, वो अभी दिखा दो तुम, देश तुम्हारे साथ में। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान, आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान की गीदड़ भपकी सुनी आप लोगों ने? इमरान खान कह रहा है कि मैं रिटेलिएट करूंगा। मेरे ख्याल से जवाब देने का टाइम आ गया ना पाकिस्तान? आ गया, जवाब देने का टाइम आ गया है। उसको जवाब भी देना चाहिए। हाँ, मैंने एक नरेंद्र मोदी जी से अभी अपील करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक सिर काटोगे तो हम 10 सिर काट के लाएंगे। अब बताइए कहाँ है सिर? ये बात उन्होंने चुनाव से पहले 2014 में इलेक्शन में कही थी कि एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाऊंगा। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी ना मेरे ख्याल से। एक के बदले 10 सिर लाएंगे, ये कहा था मोदी जी ने, मगर एक भी सिर नहीं आया अभी। और बातचीत की वकालत जहां से की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, लगता है बातचीत होनी चाहिए। सिर्फ ठोकना है, सीधा ठोको, कोई बातचीत नहीं। नो सर, नो, कोई बात नहीं है, सिर्फ सीधा सिंपल साफ है, कोई बातचीत नहीं है। जो हमारे पे अटैक किया है उसका हमें अटैक करना चाहिए, उनको खोद कर अंदर से निकाल के जितने मिलते हैं उनको शूट आउट का ऑर्डर दे देना चाहिए। प्रधान मोदी से उम्मीद करती है पूरी भारत की जनता कि अब जो मौका आ चुका है उसमें कोई बर्दाश्त नहीं है, सीधा सिंपल साफ है, जो भी उग्रवादी फैलाए उसको शूट कर। अभी नहीं तो कभी नहीं ना मेरे ख्याल से? अभी नहीं तो कभी नहीं। 84 सर 24 घंटे के अंदर ला करके मोदी जी अगर दिखाते हैं, अगर नहीं दिखा पाते हैं तो जाहिर होता है 2014 में जो भी उन्होंने कहा था, वो जुमले कहा था, वो जुमले साबित हो रहे हैं। आज झूठे वो साबित हो रहे हैं, फेक साबित हो रहे हैं। नहीं तो 24 घंटे के अंदर 84 सर ला करके अब भी मौका है, भी 24 घंटे के अंदर जल्दी से। सर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बातें की थी, आज वो सब बातें खोखली हो रही है। आज सेना की इतनी बुरी हालत है कि 44 जवान शहीद हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं एक के बदले 10 सर लाऊंगा। तो आज एक भी कोई
उन्होंने एक मिनट की सिर्फ वो वार्ता की थी दिल्ली में, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया। तो जनता पूरा देश जहां देखो वहां आवाज उठ रही है, और जनता पूरी, विपक्ष पूरा कांग्रेस पार्टी और ऑल ओवर पार्टीज नरेंद्र मोदी के साथ है। मेरे ख्याल से सेना की तरफ से ये भी बताया गया कि अगर ऑपरेशन होगा तो बताकर नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में इस तरह से कोई अटैक किया जाएगा मगर तो बताकर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज है अशोक सज्जनार जी, यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा था, जो लोग यहाँ पर आए वो कह रहे हैं कि एक मौका जरूर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरह का गुस्सा लोगों के अंदर है, जिस तरह का आक्रोश है कि पाकिस्तान को उसकी औकात तो अब दिखानी पड़ेगी, औकात, और अब तो पाकिस्तान हमको, भारत को धमकी दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहूंगा जो एक मौका था जब उरी का हादसा हुआ था 18 सितंबर 2016 को, तब भी जनता में, पूरी देश में ऐसा आक्रोश था, ऐसा गुस्सा था, और मेरे विचार से उसका भी एक रोल था सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए जो कुछ करना है। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मेरे विचार से आजकल जो माहौल है आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने दिनों से चलता आ रहा है, ये उरी प्लस है, उरी से कहीं ज्यादा आक्रोश है, और जनता मांग रही है जो कुछ यहाँ से एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज है, देखिए 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर इसको चुनावों से ना जोड़ा जाए तो मतलब मुझे लगता है जब अगर शहादत की बात है, सेना की बात है तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना देखिए बात ऐसी है, देखिए आई विल टेल यू, एक मिनट, देखिए इट सिग्निफाइज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट की। और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एकदम अगर अपनी मेंटेन करनी है गवर्नमेंट ने, तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना पड़ेगा और बड़ा ठोस लेना पड़ेगा। ये ठीक है, जल्दी में नहीं, तैश में नहीं, सोच समझ कर करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान रिटेलिएशन की धमकी दे रहा है। ये देखो, एक्शन तो होएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कब होएगा, किस वक्त होगा, कब कौन करेगा, वो दिस इज नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर, बट एक्शन होगा। इसीलिए डर गया पाकिस्तान, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है पाकिस्तान को। इमरान खान को बाजवा नहीं भेजा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ऐसा ही नहीं भेजा ना, डर गया। ये तो रिकॉर्डेड मैसेज पढ़ रहे थे, स्क्रिप्ट लिख दी बाजवा ने, इसीलिए भेजा है। और इसके अलावा मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा। अभी बात आप जिस हिसाब से कर रहे थे, 1-2 और मैं सजेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट की तरफ। सबसे पहले जो बलूचिस्तान है उसको एक यहाँ पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाने दीजिए। हम लोगों ने, अगर वो आज़ाद कश्मीर चला सकते हैं, आज़ाद कश्मीर का एक प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, अभी नए कदम सोचने पड़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। ये एक मेरा सजेशन है गवर्नमेंट से कि आप, दलाई लामा की सरकार यहाँ चल रही है धर्मशाला में, आप बलूचिस्तान को बोलो भैया यहाँ पे तुम सरकार चलाओ अपनी, और उनको शामिल कीजिए। दूसरी चीज़, जो ये सीटें पड़ी थी लोकसभा में और पीओके के लिए खाली, लोकसभा में, राज्यसभा में और कश्मीर असेंबली में, उन सीटों को भर दीजिए। जो उनके 36,000 यहाँ पे आए हुए हैं रिफ्यूजी, उसके बाद कश्मीरी पंडित हैं तकरीबन 6 लाख, उनको अपनी अपनी सीट दे दीजिए। अब सीट देने के बाद क्या, उनको आप बोलिए कि आप, हम खुद बोलते हैं, जब BRI का टाइम आया था हमने बोला था कि ये पूरा कश्मीर हमारा है, हम जानते हैं कि हमारा ये सोवराइन टेरिटरी है, लीगली पूरे कश्मीर ने हमें एक्सेशन दिया था, उन्होंने हमारा कश्मीर है वो। तो हम उनको बोलते हैं कि आप उनको भी वॉइस दे देते हैं, उनको बोलते हैं भैया तुम्हारी कोई तकलीफ है हमें इधर आ जाओ, और उनको हम बोलते हैं कि भाई हम आपके बच्चों को इधर एडमिशन में करेंगे, आप तो हमारा कंट्री है। मतलब आप कह रहे हैं जिस तरह से कश्मीर में आग लगा रहा है पाकिस्तान, हमारे अपने कश्मीरियों को कश्मीरियत की आड़ में आतंकवाद का खेल खेल रहा है, तो फिर बलूचिस्तान में नंगा करना चाहिए ना पाकिस्तान। देखिए, जो जनरल साहब कह रहे हैं, ये सारे विषय कभी ना कभी हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में आए हैं, लेकिन आज से पहले हमारी सरकारें इतनी कमज़ोर रहीं और हमारा पॉलिटिकल विल इतना नहीं था कि हम इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, और इस बदलती परिस्थितियों में जो जनरल साहब कह रहे हैं वो करना, या मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करना, या डिप्लोमेटिक ऑप्शन एक्सरसाइज करना, सब ऑप्शंस खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों की यात्रा करते थे और उन्होंने जो वहाँ संबंध बनाए, इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है, इतना घबराया हुआ है, और जो तमाम ऑप्शंस जनरल मिलिट्री के बताते हैं, या डिप्लोमेट्स बताते हैं, या एनालिस्ट बताते हैं, वो सारे आज सरकार के सामने खुले हुए हैं। और हमारी ताकत इतनी है एक देश की तरह कि हम उनको अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, समय बड़ा महत्वपूर्ण है इस पूरी कार्रवाई में, और हमें बिल्कुल संयम के साथ जो भी कार्रवाई करनी है, हम जो आज करेंगे उसका परिणाम
आज से 20, 25, 30 साल बाद देखा जाएगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस चीज का एहसास है। अवनीश अवस्थी, जंग से इसलिए डर गया पाकिस्तान, वो समझ रहा है कि अब जंग हुई तो क्या हाल होगा। ऑप्शन है, ये देश का पहला प्रधानमंत्री था जिसने लाल किले की प्राचीर से कहा कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ मैं हूं नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ पिछले प्रधानमंत्री ने कहा था कि बलूचिस्तान में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। शर्मल शेख, ये फर्क है नए भारत में और पुराने भारत में। और आप कहते हैं कि राजनीति मत करो, ये राजनीतिक निर्णय राजनीतिक है, तो राजनीति कैसे नहीं आएगी? आप बना दो सिद्धू को प्राइम मिनिस्टर, फिर क्या होगा? माय डियर इमरान खान होगा। मेरा यार जीवे, मेरा यार जीवे। इन्होंने तो फैसला करना है, इन्होंने तो काम करना है, फैसला कौन करेगा? इन्होंने काम करना है, फैसला कौन करता है? हाँ देखिए, दोनों एक कुछ चीजें सामने दिखाई देती हैं, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हमें दोनों ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इन दोनों ही कार्रवाई में जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है उन्हें खुला हाथ देना पड़ेगा। हम टाइम वक्त वगैरह नहीं बताएंगे, ना ही डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पर, लेकिन ये एक्शन है। दूसरी चीज़, एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। इंडस वैली जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हम जानते हैं कि एकदम अचानक से तो पानी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उतने बांध रही हैं, उतनी हमारे पास स्टोरेज नहीं है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जी ये ट्रीटी को हम सस्पेंड कर रहे हैं कल से, फिर हम कुछ भी करेंगे। हाँ, अब हम इस ट्रीटी का क्या करेंगे वो बात की बात है। मतलब MFN हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी 200% हो गई, FATF ग्रे लिस्ट, मतलब ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दीजिए, बस खत्म। इंडस वाटर ट्रीटी भी एक हथकंडा है जिसको भारत सरकार अपने प्यासा मर जाएगा, क्या लड़ाई करेगा पाकिस्तान? रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो भी इस्तेमाल किया जाए, जो भी ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जाएं, वो ऐसे हो जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो लॉन्जिविटी जिनमें हो, और ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है उस पे पाकिस्तान को कोई भी मॉरल एडवांटेज ना दिया जाए। ये सारी चीज़ों को देखकर हम ह्यूमैनिटेरियन मानवीय एंगल सारा हम ही क्यों सोचेंगे? मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान हम मानवीय ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बेड़ियां सिर्फ हम ही ने पहनी है क्या? देखिए, हमारे में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। हम कभी भी अपने आप को पाकिस्तान के स्तर तक नहीं गिरा सकते, पहली बात ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। लेकिन आज जो हमने इंटरनेशनल कंसेंसस बनाया है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज से पहले पाकिस्तान के वजीर आजम को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो इस तरह बाहर आके टेलीवाइज्ड एड्रेस दें, और आज से पहले कभी पाकिस्तान ने ये एडमिट भी नहीं किया। इसको कंडेम करना तो छोड़िए, लेकिन आज जो इमरान खान ने किया उससे ये बात तो स्पष्ट होगी कि पाकिस्तान कहीं वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप वो ये कह रहे हैं कि सबूत दीजिए कि इसमें पाकिस्तान के आतंकी शामिल है, नंबर 1। तो मतलब या तो वो मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, वो तो कभी नहीं मानेंगे। आज वो तो कह रहे हैं कि आप साबित करिए, सबूत दीजिए पाकिस्तान के आतंकवादी। आप किसके साथ आप बात करना चाहते हैं? जिसने आज तक कभी कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की, हर बात को उसने मना किया है, वो हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये तो ठीक बात है, सोच समझ के करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रखना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए ना कि हमेशा हम ही थप्पड़ खाते रहें। आपने एक बार खाया, 2 बार खाया, चलो तीसरी बार तो आप जवाब देना। कोई आप जवाब कुछ देते नहीं, आपके लोग अंदर से ही आपको खोखला करते जाते हैं, उनके खिलाफ भी आप एक्शन लेते नहीं। क्यों नहीं लेते, मुझे समझ नहीं आया। आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अगर आप नहीं मालूम, मुझे मालूम है, चूंकि मैं श्रीनगर में था, उनको यहाँ एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा करके ला करके उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है यहाँ हॉस्पिटल में, और उनको 5 स्टार होटल में रखा जाता है। क्यों, किस लिए? जब आपको मालूम है वो गद्दार लोग हैं तो आप उनको क्यों? अच्छा अमित, एक चीज बताइए, सुरक्षा वापस क्यों लिया अलगाववादियों की? रीजन क्या था ये बताइए। देखिए, ये कोई पहला कदम नहीं है। मैंने पूछा रीजन क्या था अमित, सुरक्षा जो वापस लिया अलगाववादियों की, रीजन क्या था, कारण बताइए। देखिए, मैं एक कदम पीछे लेना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने अलगाववादियों को जो भी फॉरेन फंडिंग मिलती है उसकी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर पर लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ। मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर तो सरकार ये मानती है कि इन्होंने ISI और आतंकवादियों के साथ ये मिले हुए हैं, अगर तो सरकार मानती है कि फंडिंग हो रही है ISI की और ये पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, तो सिर्फ सुरक्षा वापस क्यों? फिर तो जेल में डालिए ना इनको। आप जो कह रहे हैं वो अंततः होगा, लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उनको ऐसे सेक्शंस के अंडर ट्राई किया जा रहा है जिसमें वो देश के कानून के अधीन है। जम्मू कश्मीर में जो उनको इम्यूनिटी है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। पुलवामा के बाद सिक्योरिटी वापस लेने का निर्णय लिया गया। ये सारी व्यवस्थाएं पिछले कई सालों से चली आ रही हैं। ये आज कश्मीर आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। अशोक सज्जन हर जी, हाँ पहले कल मैं ये कहूँगा कि जब सिक्योरिटी वापस लेते हैं, दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर, दैट इज एन इंडिकेटर कि वी विल नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी एंड यू विल बी पेइंग फॉर द
consequences that you're doing. सबसे बड़ा जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, डिप्लोमेटिक मीन्स हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, साम दाम दंड भेद, सब all means military option is the last option, but is the most viable option which we must be ready for. नहीं, लेकिन अलगाववादियों को जेल में ठूसना चाहिए ना। अगर ये पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, ये देखिए सर, ये तो साफ है कि सरकार को ये रियलाइजेशन है और अच्छी तरीके से जानती है, चाहे सैयद अली शाह गिलानी हो, मीर वाइज उमर फारूक हो, बिलाल लोन हो, जितने ही ये शब्बीर शाह, ये जितने हैं, ये सारे ISI के एजेंट है। ISI से पैसा लेते हैं, सरकार जानती है। इनमें तो दो तो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में है। फिर इनको गिरफ्तार, सुरक्षा वापस लेने से थोड़ी ना कोई हल होगा। पक्का गिरफ्तार करके इनको जेल में डालना चाहिए, और वो भी श्रीनगर में नहीं, बिल्कुल कई बार जेल में होना चाहिए। NIA अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करे जा रहा है। अभी हम कन्विक्शन देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं। इतने समय से इनके, अब हमेशा एक अखबार में आएगी लाइन कि इस सेपरेटिस्ट को साथ में इतने पैसे के साथ पकड़ा गया या ये हुआ, इसके ऊपर इतना केस चला, लेकिन कन्विक्शन तो हुए नहीं ना। पाकिस्तान इसलिए अकड़ता है ना, वो जानता है कि मेरे आपके घर में बहुत लोग हैं, मेरे से तो बाद में निपटना, पहले अपने घर के लोगों से तो निपट लो। पाकिस्तान जानता है। देखिए, आज हमारे देश में बहुत आक्रोश है और जनता का सरकार से ये अपेक्षा है कि सरकार कुछ कार्रवाई करे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब UPA की सरकार थी, आपको ध्यान होगा, यासीन मलिक जो नॉन टेररिस्ट है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जाके मिला। वो सारी तस्वीरें आज इंटरनेट पे हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री से जाकर मिलता है। आज हमारी सरकार ने वहाँ से इतना बड़ा डिपार्चर किया है कि आज सेपरेटिस्ट से, अलगाववादियों से भी कोई बात नहीं होती जब तक वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं और उसके अंतर्गत बात नहीं। सर, मैं तो इसको नेगेटिव तरीके से देखूंगा। मैं तो इसको कहूंगा 4.5 साल लगे से सुरक्षा वापस लेने में। आप आतंकवाद से 4.5 साल में सुरक्षा वापस हो रही है, इनको जेल में कब डालेंगे सर? देखिए, आपकी उम्मीदें हैं इस सरकार से, मैं आपकी भावनाओं की बहुत कदर करता हूं, मैं देश के लोगों की भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देश कहां था और आज कहां है। किसी भी सरकार की उपलब्धि जो वो दायरा कवर करती है उस पर आकी जाती है, और वहां पर नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और इस देश के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, उनको उनके किए की सजा मिले, वो जरूर होगा। अशोक सज्जनहार जी, पाकिस्तान तो विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। इमरान खान कह रहे मैं तो खुद आतंकवाद का पीड़ित हूँ, 70,000 लोग लग गए। तो वही है ना, जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? देखिए, बात ऐसी है, वो तो हमेशा से ही विक्टिम कार्ड, एक दो चीजें हैं उसकी पाकिस्तान की, जब भी वो आतंकवाद के बारे में बात करता है। एक डिनायल, जो हमने कुछ भी नहीं किया है। आपने 26/11 के डोसियर दे दिए, पठानकोट के डोसियर दे दिए, उनके लोगों को यहाँ पर बुलाकर सब कुछ दिखा दिया, पर वो जब कन्विंस नहीं होने वाले हैं तो नहीं होने वाले हैं। तो एक तो चीज़ है डिनायल है, दूसरा है वो तो अमेरिका को भी यही कहता है। आपको याद होगा जब पिछले साल 1 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आया था, जो आपने हमसे लिए हैं $33 बिलियन 2001 से, और आपने हमको क्या समझ रखा है? आपने बेवकूफ़ समझ रखा है। हमको जिस आतंकवादी की ज़रूरत है उसी को आप वहाँ पर पनाह देते हैं, उसी को आप बढ़ावा देते हैं। तो परंतु पाकिस्तान तो ये करता ही आया, और उसने कहा है जो हमने $100 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है। आज अगर इमरान खान डरे हुए नजर आए, घबराए हुए नजर आए, तो उसकी वजह एक ही है कि सेना की तरफ से एक आखिरी वार्निंग या अल्टीमेटम दे दिया गया कि अब जो बंदूक उठाएगा उसका खात्मा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। या तो आतंक छोड़ दो वरना दुनिया छोड़नी पड़ेगी।